नाज़रीन, अगर आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के शहरी हैं और आपका वीकेंड पर कैंपिंग का दिल कर रहा है तो सिर्फ आपको यह करना है कि अपनी जीप में कैंपिंग का सामान डालिए, अपने साथ शिकारी राइफल रखिए और किसी भी दरिया के किनारे, किसी भी नदी के किनारे कैंपिंग शुरू कर दीजिए, बारबेक्यू कीजिए और जिंदगी से लुत्फ उठाइए। लेकिन अगर आप गलती से पाकिस्तान के शहरी हैं तो अव्वल तो वीकेंड के ऊपर ऐसा कोई प्लान बनाने के बारे में आप इसलिए भी नहीं सोचेंगे कि आपको डाकू नहीं छोड़ेंगे, और अगर उस दिन गलती से डाकू छुट्टी पर हुए तो सबसे पहले आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे कि क्या आपके पास लाइसेंस है, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले आएंगे, फिर कमिश्नर ऑफिस वाले आ जाएंगे, फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि आपके पास जो हथियार है क्या आपके पास इसका लाइसेंस है। अगर आपका जवाब इस पर भी हां में हुआ तो फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या आपके पास हथियार कैरी करने का परमिट है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कानून शिकनी की वजह यह है कि पाकिस्तान में कवानीन की बहुतात है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक फॉरेन इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में कोई नया बिजनेस शुरू करने जाता है तो उससे 28 से 30 एनओसी हासिल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन को बहुत ज्यादा फरोग हासिल होता है। लोग मुसलसल डरे हुए रहते हैं, उनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है। कभी एक महकमा आता है, कभी दूसरा महकमा आता है, कभी तीसरा महकमा आता है और उनको बताता है कि कौन कौन से कवानीन पर अमल ना करके वो उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं जिसका उन्हें पता ही नहीं है। कहा यह जाता है कि इंसान का जिस्म कमजोर हो और कानून सख्त हो तो फिर गुनाह नागुज़ीर होता है। इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर हारून दुगल साहब, माहिर कानून है। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अदील असगर हाशमी साहब ने, ये भी माहिर कानून है। और हमें ज्वाइन किया है मोहतरम राना इंतजार हुसैन साहब ने, मेंबर है पंजाब बार काउंसिल के। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। क्या आप समझते हैं कि अगर कवानीन की बहुत ज्यादा बहुतात हो तो यह भी कानून शिकनी की, करप्शन की बहुत बड़ी वजह बनती है? देखिए, मैं अपनी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। कानून कोई भी बुरा नहीं होता, कानून कोई भी गलत नहीं होता, किसी भी माशरे में गलत नहीं होता, किसी भी मुल्क में गलत नहीं होता। असल में उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। अब जिस तरह ये कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जो आपने बात की है, दैट्स राइट थिंग, मगर ये है कि उन कवानीन को जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है या दूसरे लोग हैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कवानीन होने का ये भी अच्छा मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ रेगुलराइज हो। आपका चाहे कि एक डिपार्टमेंट है, एक चैनल है, उसमें एक हिरारकी होती है, उसको मुसलसल हम चेक में रखते हैं। जिस तरह हमारी रियासत के एक शहरी की जिंदगी को इतने ज्यादा कवानीन के जरिए रेगुलराइज करने का हक क्या रियासत को हासिल होता है? क्या वो शख्सी आजादी को मुतासर नहीं करता? वो जो रियासत और शहरी के दरमियान जो इमरानी मुआहिदा होता है वो मुतासर नहीं होता? राना साहब देखें, एक तो कवानीन भी क्या है, कॉमन सेंस है। हमारा अगर हम वकालत भी कर रहे हैं वो उसमें मोस्टली चीज़ क्या है, कॉमन सेंस है। आप मीडिया में बैठ के बात कर रहे हैं, मोस्टली चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। अब जब लॉज भी हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाँ, इस हद तक बात ज़रूर है कि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंट है वो उसका काम तो कानून साजी है, वहाँ कुछ और होता रहता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। ना इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि कौन सा कानून बन रहा है, ना उस पर बहस होती है। और ख़ास तौर पर कानून में सबसे अहम बात, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि उसमें हमें ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाएं। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में ये होता है कि जो कानून वायलेट करते हुए पकड़ा जाता है उसको लाजमी सजा दी जाती है। यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। बहरहाल कवानीन का होना कोई बुरी बात नहीं है, इससे बल्कि मैं आपसे कहूंगा इससे आपकी लाइफ जो है रेगुलराइज होती है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बेशक हम पब्लिक से बहस जो होती है वो बेशक हम पब्लिक निकलती है। हारून साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। मैं इंतजार साहब वापस आपके पास भी आऊंगा। अब सवाल यहां पर बुनियादी तौर पर यह पैदा होता है कि जैसा कि राना साहब ने कहा कि कवानीन का मकसद इंसान की जिंदगी को रेगुलराइज करना होता है। उन कवानीन का जो इतलाक है अगर वो गलत है तो उसका मतलब यह नहीं है कि कवानीन गलत हैं, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो जब कानून पर अमल दरामद नहीं करते, जो हमारे लॉ इन्फोर्सर्स हैं जो हमें कानून की धज्जियां
उड़ाते नजर आते हैं, तो एक आम आदमी से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करेगा? मिसाल के तौर पर आपको याद होगा बलूचिस्तान से एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई साहब, जिस तरह से उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाई, अपनी महंगी गाड़ी के जरिए एक पुलिस कांस्टेबल को उन्होंने कुचला। उन्हें इस बात का गरूर था कि कोई उनको छू भी नहीं सकता, और उनका ये गरूर दुरुस्त साबित हुआ। हारून साहब सर, आप वैसे दो तीन चीजें हैं, और इस बात को क्लियर करने के लिए हम उनको डिफरेंशिएट जितना कर लेंगे उतनी आसानी से जो हम कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। एक तो ये चीज है कि इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, जिसको अभी आपने अचकजई साहब वाला जो मामला है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, उससे एक्सेस और इम्प्लीमेंटेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो अभी हम एक्सेस की तरफ आ जाते हैं, जो मौजू आपने स्टार्ट किया एग्जैक्टली। जो एक्सेस ऑफ लॉज, एवरीथिंग की एक्सेस है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। चीजों को बैलेंस चाहिए। लॉज को भी आप दो चीजों में तकसीम कर लें। कुछ लॉज वो हैं जो बिजनेस लॉ से रिलेटेड हैं या कारोबार से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, और कुछ लॉज वो हैं जो कि जो कॉमन मैन से रिलेटेड हैं। एज फार एज जो लॉज बिजनेस को रेगुलेट करता है, वो लॉज इंक्रीज होते रहेंगे, बिकॉज जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंक्रीज कर रही हैं। मेरा यहाँ पर मौजू है बहस बिजनेस लॉज है भी नहीं। मेरा मौजू है बहस वो लॉज हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनल फ्रीडम को मुतासर करते हैं। मिसाल के तौर पर रात को 2:30 बजे अगर मैं अपनी गली में खड़ा हूं तो एक पुलिस वाला आकर मुझे आवारागर्दी के जुर्म में अंदर कर सकता है। अगर मैं वहां से आगे चलकर गुटखा खाता हूं तो मुझे पकड़ा जा सकता है कि आपको नहीं पता गुटखा खरीदना इतना बड़ा जुर्म है। मैं उससे पूछता हूं क्यों, तो वो ये कहता है कि गुटखा च्यूइंग टोबैको है और इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अगर आपने टोबैको स्मोक करना है तो वो खैर है। हाँ, देखिए आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि कुछ कवानीन बहुत एक्सेसिव हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में एक बेरहमी का कानून भी है। जी हाँ। और बेरहमी के इंस्पेक्टर थे, और ये बेरहमी जो है ये जानवरों की बेरहमी के बारे में है कि अगर आपने किसी गद्दे गाड़ी के ऊपर या किसी टांगे के ऊपर अगर आपने ओवरलोडिंग की है तो उसका भी आपको जुर्माना इतलाक शोहरों पर नहीं होता इसका। तो बात दुरुस्त है कि कुछ कवानीन हमारे जो आर्केक हैं, जो कि हमने इनहेरिट किए हैं, वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, और वो जो ब्रिटिश जैसे कॉलोनाइज करते थे उन्होंने कवानीन बड़े सख्त बनाए थे, और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या ब्यूरोक्रेसी को एक्सेसिव पावर्स दी हुई थी इस किस्म के मज़का खेज कवानीन बना के। तो यस, आई एग्री विद यू कि पर्सनल अफेयर के अंदर जो है, जो जहाँ पे एक शख्सी आज़ादी की बात है, वहाँ पे कवानीन जो हैं दे शुड बी रिलैक्स्ड, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो उनका इतलाक भी है उसको भी कॉमन मैन के लिए आसानी के लिए बनाना है। बिकॉज जो इमरानी मायदा जिसका आपने जिक्र किया, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि उसकी सारी की सारी आज़ादी सलब कर ली जाए। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उसकी जिंदगी आसान बना दी जाए थ्रू दैट रेगुलेशन। सो टू दैट एक्सटेंट मैं आपसे एग्री करता हूं। अगर किसी वीकेंड के ऊपर किसी फार्म हाउस के अंदर कोई पार्टी चल रही है तो क्या पुलिस रेड कर सकती है उसमें? देखिए, इसके अंदर अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर एक्टिविटीज क्या हो रही है। अगर कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज हैं कि पुलिस फाइंड इट नेसेसरी, कोई एंटी स्टेट अगर फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज, क्या पुलिस के पास दीवार के पीछे देखने की सलाहियत आ गई है? अगर तो उनके पास कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है तो मे बी दे कैन रेड इफ द सिचुएशन डिमांड्स दैट। बट अगर एक प्राइवेट हाउस है, एक प्राइवेट जगह है, वहां पे अनलेस एंड अनटिल दे हैव वारंट्स, और राणा साहब करेक्ट करेंगे बिकॉज ही स्पेशलाइजेज इन क्रिमिनल लॉ आल्सो। हाशमी साहब भी क्रिमिनल लॉ ज्यादा काम करते हैं, मेरा ज्यादा काम कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरी जो नाकिस इल्म के मुताबिक, तो जब तक पुलिस के पास वारंट्स ना हो, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ प्राइवेट हाउस और अ प्राइवेट डिवेलिंग। अच्छा ठीक है, मैं अदील असगर हाशमी साहब यहां से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे यह जानना चाहूंगा कि कहा यह जाता है कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसे ताकतवर जोर लगाकर तोड़कर निकल जाता है, लेकिन गरीब आदमी उसके अंदर फंस जाता है। आप इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं इसको इस तरीके से कहूँगा वैसा कि कानून क्योंकि है सबके लिए बराबर, कानून की हिस्ट्री को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो वर्ड लॉ है क्या? कोई एक ऐसा आप मुआहदा कर रहे हैं जो आप अपने अंदर से लोगों को इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट होने के बाद पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पर जाके आपकी स्टेट के अंदर रहते हुए विद इन अ स्टेट एक बाउंड्री बना दी जाती है, एक लिमिट बना दी जाती है जिसमें आपकी जिम्मेदारियां होती हैं और आपके उस स्टेट के टुवर्ड्स जो हैं वो आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है। आपने जब उनको पूरा करना है तब आप एक मुआहदा कर लेते हैं। अब यहां पर जो बात आ जाती है कि जब जिस भी बंदे ने मुआहदा कर लिया है और जो भी बंदा उस स्टेट का मेंबर है वो उसके ऊपर वो लॉज
और तमाम चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हैं वो उसके ऊपर अच्छा, मुझे अनिल साहब अनिल साहब एक बात बताएं कि कानून जो होता है उसमें और आइन में क्या फर्क होता है? क्या मैं मिसाल के तौर पर कि अगर एक असेंबली बिल पास करती है कि हर बुध वाले दिन नीले रंग की शलवार कमीज पहनना जरूरी है, तो ये कानून कहने को तो बन जाएगा, लेकिन ये जो कानून है हमारी बेसिक फ्रीडम के साथ इंटरफेयर करता है, तो क्या ऐसे कानून को रद्द किया जा सकता है जो आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ मुतसादिम हो? नहीं, देखें, बात यह है कि पहले आपका क्वेश्चन ये था कि आइन क्या चीज है। एग्जैक्टली जो हमारा दस्तूर है उसको लॉ कहा जा सकता है, लेकिन ये सुप्रीम लॉ है। एग्जैक्टली बाकी जितने लॉज हैं वो तमाम इसके अंडर है, वो इसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। अब जो पाकिस्तान बनाया गया तो उसकी कुछ हमने जो असूल बना दिए, जो सेलेंट फीचर्स 1973 के एक्ट के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक मुसलमान होना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना प्रेसिडेंट के लिए, तमाम उसकी बातें हमने डाल दी, जिसके अंदर रहते हुए ही तमाम मामला आगे चलेंगे। आपने दो बातों को कर दिया। पहले बात आपकी ये थी कि क्या ये सबके लिए बराबर है? तो अब अगर खुदा न खासा एक अमीर आदमी किसी बंदे को कत्ल कर देता है, अब कत्ल करने की सजा जो है उसमें सजाए मौत भी है और दियत की अमाउंट भी है। अब अगर अमीर आदमी जो है वो कत्ल करता है तो वो दियत की अमाउंट दे देता है, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द लीगल हेयर्स है। अब यहां पर डिफाइन कर दिया गया, इसको आप फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, इसको आप रिलैक्स कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड है। और सेकंड जो आपने बात की, जो आइन की है और जो हमारे कवानीन की है, कवानीन बनते हैं आइन के अकॉर्डिंग। अब जो कवानीन बनाने हैं वो मैंने पहले बात की कि वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बिल पेश करते हैं, उसके बाद अगर वो उसको कंसेंट मिल जाए, बिल पे आर्गुमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, जब उसको मेजॉरिटी के साथ कोरम पूरा होने के बाद मेजोरिटी के साथ पास कर लिया जाता है, फिर उसको प्रेसिडेंट हाउस में भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट साहब उससे एग्री कर लेते हैं तब वो जो बिल होता है वो कानून बनता है। उससे पहले तक आप इसको एक्ट कह सकते हैं, आप इसको ऑर्डिनेंस भी, एक है दस्तूर, एक है एक्ट और एक है ऑर्डिनेंस। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसी कानून साजी करे जो बुनियादी इंसानी हकूक से या बुनियादी आइन के फ्रेमवर्क से मुतसादिम हो, तो वो कानून जो होता है क्वैश किया जा सकता है। देखिए, एक कानून बनाने का तरीकाकार मौजूद है, क्वैश करने का इख्तियार हमारी अदलिया के पास में। ठीक है, जब भी देखा जाएगा रिव्यू कोर्ट के पास। कानून जो होता है, कानून आप बनाते हैं इंसानी जरूरियात के मुताबिक। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सेसिव इसमें आ गई हैं या एक्सेस हो गया, ये वक्त की जरूरत है या इंसानी जरूरत है, उसके मुताबिक आप उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, उन चेंजेस को वक्त की जरूरत के मुताबिक इन्फोर्स किया जाता है। नेग्लिजेंस अगर आएगी तो जो इसको इन्फोर्स करवाने वाले हैं उनके स्टाइल पर आ सकती है, उनके तरीके कार पर आ सकती है, या उनकी अपनी पर्सनैलिटी में नेग्लिजेंस होगी, कवानीन में नहीं है कोई प्रॉब्लम। लेकिन वैसे जो आपका द प्रिसाइज आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, अगर कोई ऐसा कानून जो पार्लियामेंट ने उसको बनाया है जो कि बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के मुतसादिम है या दस्तूर की किसी शिक से मुतसादिम है, तो उस लॉ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है और अदालतें उसको टर्न डाउन कर सकती है। ठीक है, मैं राना इंतजार हुसैन साहब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी अच्छी मिसाल दी, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे जो तीनों गेस्ट्स हैं बहुत लर्नेड हैं, बहुत कुछ आप लोगों से मुझे सीखने का भी मौका मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि कत्ल की सजा सजाए मौत भी हो सकती है और कत्ल की सजा दियत भी हो सकती है। शाहरुख जतोई का मामला पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर हुआ, किस तरह से उसने गोलियां मारी शाहजेब को और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसे सजाए मौत नहीं हो सकी। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अमीर आदमियों का, अमीर कातिलों का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले मैं रेमंड डेविस वाला भी ले आऊंगा, जिसमें अगर आप सबको पता है कि किस तरह लोगों को फोर्स किया गया, मगर आज का जो उसके ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा पुरस्कार साए भी थे ना। अभी मैं उसको हम बात नहीं करते। पाकिस्तान में जो एक अमीर कातिल है उसका कन्विक्शन रेट कम क्यों है अगर वो जुल्फिकार अली भुट्टो ना हो? देखिए, मैं इससे भी आपको थोड़ा सा इस टॉपिक पे आता हूं जो हम पहले डिबेट कर रहे हैं। आप बात जो कर रहे हैं कि कोई वीकेंड पे मना रहा है, कोई एक्सेसिव लॉज पे, उस पे देखिए, हर एक चीज़ की जो भी लॉज हैं, अगर किसी पर्सन का आप कह रहे हैं कि उसको लिबर्टी नहीं है, उसकी राइट्स भी और ड्यूटीज़ भी हैं, उसने वो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है उन राइट्स की। ये नहीं है कि उसके राइट्स देने के बदले आप किसी की जो
दूसरे बंदे के राइट्स हैं उनको सलब सर, करने। वही rights अभी नहीं मैं आपको मिलते। अभी मैं आप Exactly. जितनी पाकिस्तान में आजादी है, आप भी बाहर ट्रैवल करते हैं, कहीं नहीं है। आप यहां चले जाएं किसी पार्क में, आप आजादी के साथ चीजें पकड़ते हैं, आप आजादी के साथ वहां से दरख्तों की चीजें उतार के उनमें जलाते हैं, कोई नहीं पूछता। तो लैक ऑफ सिविक सेंस। मैं आपको वैसे बात कर रहा हूं कि Exactly. आप इस वक्त बात कर रहे हैं आजादी की, हम उस तरफ ले आते हैं, ठीक। अब फिर इस पर भी लॉज होने चाहिए। उसके बाद आप वो जिन चीजों में खाना खा रहे होते हैं या कुछ और है, उसी तरह फेंक रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रैफिक में आ जाते हैं, ट्रैफिक में सिविक सेंस से हट के हम बात कर लेते हैं, लॉस की बात कर रहे हैं। अब जिस तरह मर्जी आप लाइन लेन चेंज कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। आप जिस तरह मर्जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से नहीं क्रॉस कर रहे, कोई नहीं पूछ रहा। अब हर चीज में राइट्स एंड ड्यूटीज आपने दे नहीं देने हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं आजादी, तो पाकिस्तान से बड़ी आजादी कोई नहीं है। या अब सिगरेट जहां पे आपका ऑफिस भी है, जहां हर जगह हर बंदा पी रहा है, अगर दूसरे आप किसी कंट्रीज में चले जाते हो तो पर्टिकुलर पोर्शन आपने वहां जाके पीनी है। तो जितनी पाकिस्तान में आजादी है, नहीं, यही पाकिस्तानी बाहर जाकर कवानीन पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं, यही पाकिस्तानी बाहर जाकर लाइन में भी लगते हैं, वहां जाकर ट्रैफिक लॉस का भी आप ये बात करते हैं जैसे ही जहाज से यहाँ उतरते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल याद आ जाता है। जो जिन लोगों ने लॉ इंप्लीमेंट करवाना है, उनका अपना करेक्टर इस काबिल बिल्कुल आप नहीं सही है। कह रहे हैं। खासतौर पे जिस तरह हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जितना हम उनको डिस्करेज करते हैं, उनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। 28 हमने एनओसीज रखे हुए हैं, उसमें अब लॉज तो मौजूद है, मगर हम उसको लॉज के पीछे कुछ और चीजों को देख रहे होते हैं। अगर उन लॉज पर इंप्लीमेंट किया जाए, 99% मेरा नहीं ख्याल कोई भी लॉ गलत होता है। अगर हो भी वो बियॉन्ड ह्यूमन एथिक्स हो, आपके बेसिक जो है सेंस है उसके। पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ बिल्डर हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड ये इंटरव्यू है कि मैं सरकारी दफातर में फाइलों को पहिए लगा देता हूं। सरकारी फाइलों में जो कराची में उनके केस में डिसीजन हुआ, वो आपको भी पता है, मैंने भी होता है कि ना वो किसी आज तक पाकिस्तानी कोर्ट में कोई पंचायत नहीं लगती, मगर उस मैटर में उन्होंने वो भी डिसीजन करा लिया। बाकी रही अमीर बंदों की बात, तो हमारे यहाँ अमीरों से हट के हम पहले आ जाते हैं कि लॉज पर इंप्लीमेंट। मैं राणा साहब आपसे इसी हवाले से मजीद गाइडेंस भी लूंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरम जीए खान साहब मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। जीए खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहां पर आज हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो कवानीन है, ओवर लेजिस्लेशन है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कानून शिकनी की। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं जीए खान साहब? जी खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि हमारे यहाँ कानून साजी की कमी नहीं है, कानून की अमलदारी की कमी है। कानून पर अमल दरामद होने की वजह से, ना होने की वजह से लोगों को शायद ये गुमान गुजरता है कि इस मामले पर कोई कानून मौजूद नहीं है। जैसे मैं आपको बड़ी बात है मिसाल देता हूँ कि कानून में नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग का कानून मौजूद था, सेक्शन 279। इसके बावजूद भी वन व्हीलिंग का एक्ट बना दिया गया। हालांकि जरूरत तो ये थी कि इस वन व्हीलिंग को रोका जाता, इसलिए इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा करती। ऐसे सैकड़ों कवानीन हैं जो एक दूसरे से क्लैश करने की वजह से बेनिफिट जो है वो एक्यूज हो जाता है। तो जी खान साहब, मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों उसे मरी की माल रोड पर कश्मीर पॉइंट के पास इसलिए गिरफ्तार किया बाकायदा पुलिस ने कि वो अपनी बीवी के बाजू में बाजू डालकर माल रोड पर वॉक कर रहा था और उस पर नाजेबा हरकत का इल्जाम लगाया गया। उसे थाने ले जाया गया, उससे 5,000 रुपए निकलवाए गए और फिर जाकर कानून को ख्याल आया कि नहीं, इनको जाने देना चाहिए। देखिए ये तो माशरती अलमिया है और कानून से ना इल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से और कानून से आगाही की ना होने की वजह से पुलिस की भी ये जरूरत होती है कि वो आम आदमी के साथ ज्यादती कर जाते हैं। जी खान साहब, यही बुनियादी नुक्ता है कि जिन लोगों ने कानून पर अमल दरामद कराना है, उनका अपना करैक्टर इतना घिनौना है कि उनकी वजह से लोगों का दिल ही नहीं करता कि वो कानून पर अमल दरामद करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि माशरे में जब हम ये तवक्को करते हैं कि जो शख्स कानून से वाबस्ता है, चाहे वो पुलिस से वाबस्ता हो, चाहे वकालत से वाबस्ता हो या जुडिशरी से वाबस्ता हो, जब माशरे में आम शख्स ये देखता है कि वो कानून की इतनी खातिर खा अमल दरामद नहीं कर रहा, तो उसको ये यकीन हो जाता है कि शायद यहाँ वायलेशन पर कोई सलाह है और एग्जैक्टली आप कानून से आगाह लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है
कि वो कानून पर अमल दरामद करें और एक प्रेसिडेंट और एक एग्जाम्पल सेट करें। ठीक है, उसके बाद ये जिले इंतजामिया तो यानी आप इस बुनियादी प्रेमाइस से इत्तफाक करते हैं कि बहुत ज्यादा कवानीन की जो मौजूदगी है वो इंसान की शख्सी आजादी को भी, उसकी खुद एतमादी को भी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मुतासर करती है ना जी खान साहब? देखिए, मैं इसे अगर इसलिए भी करता हूँ कि हमारे यहाँ कवानीन जो है वो जरूरत से नहीं बनते, वहाँ सोशल प्रेशर से बनते हैं। ठीक है, जब किसी भी इशू के ऊपर मीडिया आवाज उठाता है, जब किसी भी इशू के ऊपर माशरे में एक जबरदस्त रिएक्शन आता है, तो इस बात को इग्नोर किए बगैर कि ये इशू क्यों बना और इसके मौजूद जो मुज़मरात थे वो क्या थे, सिर्फ एक बात पे फोकस किया जाता है कि पब्लिक को खामोश करा दिया जाए कि हमने कानून साजी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लॉ मिनिस्टर्स बगैर सोचे समझे असेंबली के फ्लोर पर बयान जारी कर देते हैं कि हम कानून साजी कर रहे हैं, और उसके बाद लॉ सेक्रेटरी और दूसरा अमला मजबूरन नया कानून बनाता है कि हमारा लॉ मिनिस्टर जो है वो फोरम पर बात कर चुका होगा। मैं ये समझता हूँ कि कानून जरूरत के तहत नहीं बनते, कानून माशरे के अंदर मौजूद तत्वों के ऊपर स्टडी करने के बाद और पूरी माशरे की नफ्सियात को समझने के बाद एक कानून बनाया जाए, और जब कानून बन जाए तो फिर अगला कानून बनाने की बजाय उस कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यहाँ पर बैरिस्टर हारून साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि कहा, बल्कि ये एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है कि पाकिस्तान में शराब नोशी जुर्म है, अगर किसी के पास से लिकर बरामद हो जाए तो बाकायदा उसके ऊपर पर्चा दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऐसे क्लब्स मौजूद हैं जहां पर आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग, जहां पर आपकी अशराफिया, जहां पर आपके बड़े बिजनेसमैन इस कानून की हमें धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कानून है वो ऐसी सेलेक्टिव मैग्नेट है जिसके शिकंजे में सिर्फ और सिर्फ कमजोर और गरीब लोग आते हैं। ऑफ कोर्स अवैस, ये प्रॉब्लम तो एक हमारा दिस इज अ सोशल इविल दैट वी कैरी इन आवर सोसाइटी, और ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इशू है जहां पे करप्शन का प्रॉब्लम है, जहां पे बाकी माशरती मसाइल। मैंने बहुत इन्वर्टेड कॉमास में आपसे ये बात पूछने की कोशिश की। आई होप यू गेट द स्पिरिट ऑफ माय क्वेश्चन। आई गेट द स्पिरिट ऑफ योर क्वेश्चन, और मैं आई कैन ओनली एग्री विद यू बिकॉज ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, और ये प्रॉब्लम और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है जहां पे यानी सिर्फ निसाबी कुतुब में ये लिखने से या असेंबली में बच्चों के सामने ये दोहराने से कि कानून का एहतराम करें, कानून की नजर में सब बराबर हैं, ये सब कुछ फिर क्लीशे बन जाता है ना, जब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल कुछ और है और थ्योरी कुछ और है। हकीकत ऐसे ही है, देखिए, और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। आप इंटरनेशनल लॉ की इंप्लीमेंटेशन देख लें, अमेरिका के लिए इंटरनेशनल लॉ कुछ और है, ईरान के लिए कुछ और है। अमेरिका एटम बम बना सकता है, ईरान एटम बम नहीं बना सकता। माइट इज राइट इज द बेसिक लॉ। एग्जैक्टली, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। लेकिन इसी चीज को तोड़ने के लिए तो कवानीन वज़ा किए गए। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि कानून, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया जो खुद एक ग्लोबल विलेज है वो कैसे ऑपरेट। ठीक है, मैं अदील असगर, मैं आता हूं राजा साहब इसके बाद आपके पास। अदील साहब, यहां पर अक्सर नाम लिया जाता है, मुझे यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के आगे ये सवाल भी रखेंगे कि कानून की अमलदारी में क्या क्या मुश्किलात हैं, और कानून के निफाज के बाद जो एक इंसाफ के हुसूल की तवक्को है उसमें लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ज्यादा कवानीन की जो मौजूदगी है वो कानून शिकनी का बायस बनती है, कानून का जो इतलाक है उसके अंदर इतने ज्यादा मसाइल क्यों है, और फिर हमारी बात पहुंची इस बात पर कि जिन लोगों ने कानून का इतलाक करना होता है उनका अपना करैक्टर जो होता है वो इस बात की गवाही देता है कि माइट इज राइट। अदील असगर आशमी साहब, आपने आबिद बॉक्सर का नाम सुना होगा, आपने राव अनवार का नाम सुना होगा, आपने सुहेल जफर चट्टा का नाम सुना होगा। इनके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये लोग मावराए अदालत कत्ल के अंदर मुलव्विस हैं, इनको हिटमैन के तौर पर यूज किया जाता है। जब हम देखते हैं कि बाकायदा थानों के अंदर लोग ऑफर करते हैं कि 40-50 लाख रुपए आप हमें दें, हम आपका जो दुश्मन है उसे मार देते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो, जब इस तरह की एग्जांपल्स लोगों की एग्जिस्ट करती हो, और हम देखते हो कि वो लोग जेल की
सलाखों से बाहर भी हों, तो फिर एक आम आदमी के अंदर जो अदम तहफ्फुज का एहसास है, कानून के जो रखवाले कहा जाते हैं उनसे जो नफरत का एहसास है, वो मजीद गहरा नहीं होगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है अवैस, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जहां पर इन चीज़ों के एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं तो जिनके अगेंस्ट ये एलिगेशन होते हैं उनको वही सजा मिलती है जो आम बंदे के लिए है। बात फिर उसके प्रूव होने पर है। और जी कभी मिली? देखिए मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे ये बात जरूर करूंगा, मैं इसमें बात करता हूँ ना। बात इतनी है कि अगर पुलिस टॉर्चर के दौरान किसी बंदे की डेथ हो जाती है, पुलिस वाले मार रहे हैं, उस टॉर्चर के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसके कल्प्रिट्स हैं उनको वही उसी वक्त, मैंने जहां तक देखा है आपके मीडिया के थ्रू ही ये चीजें लोगों तक भी पहुंचती हैं कि जी फलां थाने को उनके जो मुतलका इंचार्ज थे, जो डीपीओ है, वो सीसीपीओ है या जो भी बंदा है, उसने उनको मुअत्तल करके उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अगर पर्चा नहीं मैं इसमें बात मुअत्तल भी किया गया, पर्चा भी हुआ, गिरफ्तार भी हुए, मुकदमे भी हुए। मैंने पहले बात की कि दियत की अमाउंट आ जाती है। अब दियत अगर लोग लेके खुद उसकी फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाह रहे तो कानून खुद ब खुद तो किसी पर अमल नहीं होगा ना। बात बताएं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। बिल्कुल, इसको आपने कहा कि लॉ जो होता है वो कॉमन सेंस होता है। मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरा बाप या मेरा भाई अपनी किसी मजबूरी के तहत मेरी बहन के इलाज के लिए दियत की रकम लेकर मेरा खून माफ कर सकता है? देखिए, लीगल हेयर्स की जो लिस्ट होती है जी, अगर तो आपका भाई आपके लीगल हेयर्स में फॉल करेगा। यहाँ पर रियासत को फरीक नहीं बनना चाहिए? नहीं सर, स्टेट इसमें आ नहीं जाती ना सर। अगर तो कंप्लेनेंट आपका कोई भी शाहरुख जतोई के मामले में रियासत मैटर रिपोर्ट करना मकसद है तो वो तो कोई भी बंदा कर सकता है। जब कोई प्राइवेट बंदा एज कंप्लेनेंट नहीं जा रहा होता तो स्टेट उसमें खुद कंप्लेनेंट बन जाती है। मैं यहाँ पे मादरत के साथ कभी भी पुलिसमैन का वो नहीं, हम ये देखते हैं कि गैरत के ऊपर एक भाई एक बहन को कत्ल करता है और उसका जो लीगल हेयर होता है, उसका बाप या उसकी माँ, वो अपने बेटे को माफ कर देती है। ऐसा होता है, ऐसा है। दिस इज द मॉकरी ऑफ द लॉ। सर ये तो कानून की स्पिरिट के खिलाफ है ना। इस अलमिया को कंडेम तो किया जा सकता है सर, लेकिन कैसे करेंगे? इसको अमेंड करना, इसको टैकल करें सर, अमेंड करना या इसमें चेंजेस देकर के आना वो मेरा या आपका काम नहीं है। ये तो मौजूद अदालतें बैठी हैं जिन्होंने इसकी बकायदा तशरीह की है। अगर किसी बंदे ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है और साबित हो कि वो गैरत के नाम पर कत्ल है, तब उसमें दियत की अमाउंट नहीं आ रही है। देखिए, मैंने रिसेंटली एक केस माफ तो किया जा सकता है। मैं गुजारिश कर, माफ तब किया जाएगा अगर उसके लीगल एज में से किसी को बुलाया जाए। आप समझते हैं कि ये इंसाफ है? नहीं, इसको इंसाफ नहीं मैं कह सकता। इंसाफ नहीं है ना, इंसाफ नहीं है। मुझे राना इंतजार हुसैन साहब, जब ये इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बड़ा अच्छा कहा था कि पाकिस्तान में बड़ी आजादी है, जहां से मर्जी फल तोड़े, जहां से मर्जी सिग्नल तोड़े, क्योंकि यहां पर लोगों को एहसास है इस बात का कि ओनली माइट इज राइट। अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो राना साहब को, चौधरी साहब को फोन करा देंगे। देखें, एक तो मैं आपके पर इसी बात पे आता हूं जो हम आप यहाँ पर हम डिफरेंट जो वॉक ऑफ लाइफ्स के हम ड्यूल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि हर शहरी को पता होना चाहिए लॉज का, उस पर वो रिएक्ट भी करे। अब हमें हमारी कम्युनिटी को कोई ख़ास नाम दे दिए जाते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा हुआ कि आज ये टॉपिक आ गया, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमें ख़ास नाम इसलिए जाते थे कि एक वकील को लॉज का पता होता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे जो इदारे हैं उनको आदत नहीं है या उनकी हैबिट नहीं है कि वो बात सुन सकें। लॉयर को पता होता है जब आप वायलेट करते हैं वो रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है तो आप टीवी पे कुछ और चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब कम से कम हमें इस चीज को आइंदा के लिए थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। वजह यह है कि मुझे कोई पुलिस वाला रोकेगा, मैंने वो चीज वायलेट नहीं की है, मुझे लॉ का पता है, आम शहरी को रोकेगा। इस मामले में आपका और हमारा जो गम है वो मुश्तरका है। एक सहाफी को और एक वकील को और एक एंकर को नए शहर में जाने के बाद घर बड़ी मुश्किल से मेरी बात को समझ गए हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ मैसेज देना था, वो मैसेज कन्वे हो गया। पुलिस वाला कहता है बड़ा बोलना है। दूसरा बात ये रही कि अब बात यह है कि लॉज बन जाते हैं, बात ही उसकी इंप्लीमेंटेशन की। मैं तो इस हक में भी नहीं कि आप सख्त सजाएं दें, मगर आप सजा जरूर दें। अब मैं आपको पाकिस्तान के अंदर ही ड्यूल स्टैंडर्ड्स दिखाता हूं। आप और मैं मोटरवे पे वायलेट नहीं करते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मोटरवे पुलिस ने हमें नहीं छोड़ना, चाहे वो फाइन 700 रुपये आई है।
या जितना भी 200 रुपया है। Enhance हो। हाँ, अब सिटी वॉट एवर द फाइन इज, मैं मेरा कहने का मकसद दैट इज अ प्रीटी थिंग। अब जैसे ही हम लाहौर के अंदर एंटर होते हैं हम करते हैं, आपको पता है यहाँ इन्होंने छोड़ देना। तो अब ये दूसरा ये है जिन्होंने माजरत के साथ इंप्लीमेंटेशन भी करानी है, वहां डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी भी चलता है, वहां हुकूमतें भी चेंज होती हैं, जी हाँ। उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। तो हम अब ये जो गम है जिस तरह आपका और हमारा, लोग जो होते हैं आइन को ऐसा कागज का टुकड़ा भी कहते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। उसमें फिर जो सजाएं देते हैं आप उनकी पूरी जो हम कोर्ट है उसी को इलीगल करार दे देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे गम जो हैं वो हमारे मुश्तरका हैं। तो इंतजार साहब की ये जो बात है अदील साहब के, जो कानून का इतलाक है अगर वो ऊपर की सतह पर नहीं है तो नीचे की सतह पर भी हम वो कानून का इतलाक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर नाके पर पुलिस वाला रोकता है, गाड़ी या बाइक के पेपर्स डिमांड करता है, मैंने एक दफा पुलिस वाले को कहा कि तुमने लॉ पढ़ा है? उसे कहता मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे ऑर्डर है कि मैंने पेपर चेक करने हैं। मैंने कहा पेपर खोलो, मैंने उसको पेपर दिखाया, पेपर की बैक साइड पे लिखा हुआ था 1965 वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे पेपर डिमांड करेगा आप उसको 3 वर्किंग डेज में वो पेपर दिखाने के पाबंद है। पुलिस वाला हैरान, तो उसे पता ही नहीं था सर। ऐसा बिल्कुल जी हारून साहब। सर मैं कुछ गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका जो सारा का सारा जो टॉपिक है ना वो क्रिमिनल जो आपका लॉ है उसकी तरफ लॉबसाइडेड है। आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू द सिविल लॉज, बिकॉज जो आपके इंप्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं या डिलेज के प्रॉब्लम है वो सारे के सारे आपके सिविल लॉ के अंदर हैं। आपके क्रिमिनल लॉ के जो इश्यूज हैं वो तो एक सेटल्ड 2-3 किस्म के हमारे कवानीन हैं जिससे मसाइल दरपेश हैं और बाकी उनकी इंप्लीमेंटेशन है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम अभी आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, वो एक्सेस ऑफ लेजिस्लेशन की जो मैं आपको मिसाल दूं वो ऐसा है कि बहुत सी जो नई रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ गई हैं उनके कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो एक सफियर्स ओवरलैप कर रहे हैं। जो फूड सप्लीमेंट का फॉर एग्जांपल एक कानून है, जी हाँ। पूरे पाकिस्तान में बच्चे भी, बूढ़े भी, नौजवान भी फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक मिल्क की फॉर्म में है, ड्राई मिल्क की फॉर्म में है या विटामिन की फॉर्म में है। अब ये ट्रेडिशनली जो फूड अथॉरिटीज थी, जो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज थी, वो रेगुलेट करते थे। उनका कानून वैसे का वैसा है और आपको एक नया कानून ड्रैप का एक लॉ आया है जो अपने कुछ एक नए एसआरओज के जरिए वो भी इसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब जो फूड का बिजनेस कर रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि वो ड्रैप को रिस्पॉन्सिबल हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आके उनकी बात उनकी प्रोडक्ट को चेक करेगा या फूड इंस्पेक्टर आके चेक करेगा। जी हाँ। और बारी बारी दोनों पैसे लेके जाएंगे। यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जहाँ पे आप एक ही काम के ऊपर 2-3 लोगों को मामूल तो करते ये तो रियासत का फेलियर हुआ ना हारून साहब। दिस इज द फेलियर कि जब इंप्लीमेंटेशन आप नए लॉज की कर रहे हैं या नए कवानीन बना रहे हैं तो ये तो देखें कि इस इशू के ऊपर पुराने कवानीन कौन कौन से हैं, और अगर पुराने कवानीन हैं तो आप नए कवानीन को एक्सक्लूसिवली ओवरराइड कराएं पुराने कानून को, ताकि नए वाले, यानी एक जो आम आदमी है अगर उसकी मोटरसाइकिल का अगला पहिया लाइन के आगे आ जाए तो उसका चालान हो जाए, और अगर कुछ लोग चाहें तो जत्था बनाकर चार पहिया पकड़कर चौक पर बैठ जाएं और कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। मुझे अदील असगर हाशमी साहब आपसे यह जानना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स है जिनका राना इंतजार हुसैन ने बहुत जिक्र किया, जब तक ये एग्जिस्ट करते हैं क्या हम एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी तश्कील दे सकते? देखें, कवानीन की तशरीह करना वक्त की ज़रूरत या अवाम की, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक है। मैं इस ड्यूल सिस्टम को कंडेम तो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी एक बात की कि इसको चेंज मेरे पास करने का या आपके पास इख्तियार नहीं सर है। ईमान का आखिरी दर्जा बुराई को दिल में बुरा जानना है, तो वो दूसरा तो दर्जा उसको मुंह से बुरा कहना है। बिल्कुल ऐसा और पहला दर्जा वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मैं इसमें यही बात करूंगा कि बात सिर्फ आ जाती है ड्यूल सिस्टम की। नेग्लिजेंस कहां पर आ रही है? जो इन्फोर्समेंट करवाने वाले हैं वहां पर आ रही है। अगर वहां पर, जब आपने पहले मोटरवे की बात की, उस मोटरवे पे राना साहब ने जैसे कहा कि जी हमें पता है कि वहां पर इक्वली ट्रीट होना है सबने, वो जो भी बंदा हो, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे वो जो भी हो, तो सबके साथ इक्वली ट्रीट होना है। उसे पेनलाइज किया जाएगा इन शेप ऑफ फाइन। तो अगर यही इन्फोर्समेंट हमारी पूरी स्टेट यानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए स्टेट के अंदर उसको इन्फोर्स करवा दें,
तो शायद ये ड्यूल सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मैं राणा इंतजार हुसैन साहब, आपका- राणा इंतजार हुसैन साहब यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि काले शीशों पर पाबंदी है, ताकतवर लोग काले शीशे लगाते हैं, उसके बाद प्राइवेट जत्थों के ऊपर, मुसल्ला जत्थों पर पाबंदी है, जो ताकतवर लोग हैं वो जत्थे रखते हैं, शहर के अंदर एक स्पीड लिमिट एग्जिस्ट करती है, प्रोटोकॉल के साथ जो गाड़ियां मूव करती हैं वो उस स्पीड लिमिट की धज्जियां उड़ाती हैं, सरकारी गाड़ियों का चलान नहीं होता, जो पीछे पुलिस वाले बैठे होते हैं वो लोगों को लिटरली गालियां दे रहे होते हैं हटो बच्चों की सदाएं लगाते हुए। राणा साहब जी देखिए, अब ये बात वहीं पे आ जाती है ड्यूल स्टैंडर्ड से, ये तो हमारा पूरी सर दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट सोसाइटी। उसी तरफ लेके आ, ये पूरी दुनिया का इशू है। अब एक हमारा ही करीबी जो गल्फ कंट्री है उसमें हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जाते हैं। आप $10,000 से ज्यादा वहां ले जाएं, आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, मगर आप लॉन्चों में पैसे भर के ले जाएं, आपको वो वेलकम करेंगे। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा इशू चल रहा है। खासतौर पे जब आप ट्रैफिक वायलेशन की बात करते हैं तो हमारी ट्रैफिक पुलिस ही रोककर अपने प्रोटोकॉल के साथ, सर हमारी बच्चियां रात को 3 बजे सड़क के ऊपर महफूज तस्वुर नहीं करती हैं अपने आप को, लेकिन वहां पर करती हैं। ये कामयाबी होती है कानून की। जी ठीक है, उन्होंने देखिए, हम बात कर रहे हैं ड्यूल स्टैंडर्ड्स की, ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, उस तरफ आपको लेके उस तरफ बात कर रहा था। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक कॉमन मैन के लिए तो रखा हुआ है, मगर यह कि अमीर आदमी बिल्कुल अब कानून से हमारे यहाँ इंसाफ भी ले जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा असूल है। अभी आपने रिसेंट ईरान के अंदर भी एक इंसिडेंट देख लिया। इंसाफ नहीं ले जाता, रिलीफ ले जाता है, रिलीफ ले जाता है। या अब हमारे फेस रिलीफ भी हैं। अब बात खास तौर पर यह है कि हमें सबसे पहले अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हारून साहब जिस तरह 2 लॉज की बात कर रहे थे, अभी तक तो हमारी अदालतों के अंदर ये एक ही पॉइंट पर 4-5 मैं यहां पर एक बड़ा एथिकल क्वेश्चन उठाना चाहता हूं हारून साहब, खासतौर पर आपके लिए, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से भी बात की। एक वकील की जिंदगी में कुछ राइट्स एंड रॉन्ग्स, कुछ डूज और डोंट्स होते हैं। अगर एक अमीर कातिल आपको 1 करोड़ रुपए ऑफर करे अपना केस लड़ने के लिए, तो आप उसे अपनी प्रोफेशनल मजबूरी कहकर एक्सेप्ट क्या कर लेंगे, या आप एक मकतूल जो गरीब है या उसकी जो फैमिली है वो अगर आपको कुछ 50,000 1 लाख रुपए दे, तो इसका मतलब यह है कि अगर वकील भी जानते बूझते ऐसे आदमी का केस टेकअप करे जो कि बता रहा है कि मैं कल्प्रेट हूं, ये सही है? सर मैं तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड एंड आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं तो अपनी कॉन्शियस के ऊपर की बेसिस पे देयर शुड बी कॉन्शियंस। मैं तो ऐसे ही करता हूं। मेरे साथ लॉ कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? बिल्कुल यही पढ़ाया जाता है कि देयर शुड बी कॉन्शियंस। तो इसका मतलब यह है कि मुजरिमों को तो फिर वकील मिलेंगे ही नहीं। लेकिन मुजरिम हम लोग तो रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को, और जो वो फैक्ट्स बताता है अपने बारे में हम तो उनको एडवांस करते हैं, एक ऐसे अंदाज के अंदर अदालत तक पहुंचाते हैं ताकि उसको रिलीफ मिल सके, अगर उसका कोई रिलीफ बनता है। डिलेइंग टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक इज समथिंग एल्स, वो भी इस्तेमाल आप लोग यूज करते हैं ना सर? वो मैं छुट्टी आ गई, मैं उस पे आपको मैं लाके आना चाहता था कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर कानून के अंदर लूप होल्स खत्म हो जाएंगे। नॉट जस्ट लूप होल्स, डिले को कंडोन किया जाता है। डिले के ऊपर अगर आपको एग्जाम्पलरी फाइन्स आप रख देंगे तो डिले नहीं होगा। हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम्स यूके में भी एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया, अपने रिफॉर्म्स लेके आए और उन्होंने कॉस्ट पेनल्टीज इंपोज की हर उस वकील के ऊपर, हर उस क्लाइंट के ऊपर जो डिले कॉज करता है। क्या ऐसा होता है कि अगर रीडर की फाइल में पैसे रख दिए जाएं तो वो फाइल ऊपर नहीं आती? देखिए मैं आपको वैसे बताऊं, ये डेट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो फाइल टेकअप नहीं करनी तो टेकअप करने का इख्तियार तो उस जज के ऊपर है। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जो ओवरऑल जो राणा साहब जो जिक्र कर रहे थे, जो आशिम साहब ने बात की और जो आपने भी मिसालें दी, ये ओवरऑल कानून का इशू नहीं है, ये ओवरऑल गवर्नेंस प्रॉब्लम है और ये हुकूमत से रिलेटेड गवर्नेंस प्रॉब्लम है। कानून साजी एक अलग चीज है, उस कानून की इंप्लीमेंटेशन एक अलग चीज है। जहां तक हमारा एक ताल्लुक है, जो कि हम सब वकील हैं और हम, टू पुट इट वेरी ब्लंटली, क्या लोग कवानीन की अक्सरियत से या कानून से नफरत करते हैं? नफरत, प्लीज बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स नफरत, हर कोई इंसान चाहता ही नहीं कि वो रेगुलेट हो, हर इंसान चाहता मुझे है। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो जिन मसाइल की निशानदेही आज हमने हारून साहब के साथ, अदील साहब के साथ और राना साहब के साथ मिलकर की, उनको हल किस तरह किया जाए, उसके सोल्यूशन की जानिब हम कुछ तजावीज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर इतनी लॉलेसनेस क्यों है, इतना कानून शिकनी का रवाज क्यों है। बैरिस्टर हारून साहब, आज एक सिंध से खबर आई है जिसमें एक मकामी जिरगे ने पुलिस एहलकारों को तलब करके उन्हें 32 लाख रुपए जुर्माना किया। जिस मुल्क में जितने मतवाजी कवानीन हो, जिरगे हो, वनी हो, सवारा हो, वहां पर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? हाउ टू सॉल्व इट? हारून साहब देखिए, जो जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं ये गवर्नेंस से सॉल्व होंगे, और गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगी कि हम गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने देंगे। अनफॉर्चुनेटली जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी माहौल है, जो एस्टेब्लिशमेंट का माहौल है, और जो इश्यूज पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, इंटरनेशनल हुकूमतें, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस आदिल असगर हाशमी वजह बन रहे हैं गवर्नेंस की। बिल्कुल बन रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग उसको इन्फोर्स करने की बजाय उसमें अपनी प्रायोरिटीज को देख रहे हैं। जहां पे जिसकी जो प्रायोरिटी होगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलता है। सिर्फ यहाँ पर अगर तमाम लोग कानून से आगाही उनकी हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि उनकी हदूद और क़यूद है क्या, तो शायद इसमें बेहतरी आ सकती है। ये एक आपके इंसान के अंदर नेचुरली कोई चीज आ जाए, नेचुरली कोई डेवलपमेंट हो जाए, तो शायद ये जो मौजज़ा है ये हमारे मुल्क में हो सकता है। लेकिन राना साहब इस सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ देखिए, हम थोड़ा पॉजिटिव चीजों की तरफ आते हैं कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। देखिए, आपकी सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आपकी ट्रैफिक में बेहतरी है, आपकी चलानी हो रही है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्टर अमीर है या गरीब है, किस ओहदे पे है। इसके अलावा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपकी चीजें बेहतर हो रही हैं। जिस तरह मैं आप ही को मिसाल देता हूं कि आप पुराना आप स्टैम्प पेपर नहीं निकलवा सकते, अब आपको क्योंकि वो कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो गया, तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। अब हमें क्या करना है, एक तो लॉज को हमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है कि लॉज को मॉडर्न दौर के तकाजों के मुताबिक। अब मैं कोई लॉ पढ़ने लगता हूं तो उस पर लिखा होता है 1800 कुछ। बहुत शुक्रिया राना इंतजार हुसैन साहब। मेरे पास काश वक्त ज्यादा होता आप तीनों के लिए। आदिल असगर हाशमी साहब, बैरिस्टर हारून साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।